नमस्कार दोस्तों। हाय स्टूडेंट, मैं जेपी यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुकुल लॉजिक पे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बेसिक पार्ट की थ्योरी पार्ट और उससे रिलेटेड जो उसमें जो टॉपिक हैं उनके बारे में बेसिकली मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि एक थोड़ा सा बेस क्रिएट हो, कि इसकी एक समझ क्रिएट हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कई रीजंस की वजह से हो सकती है। कहीं पर चार्ज जो है आइसोलेटेड चार्ज, सिंगल चार्ज हो सकता है। कई बार क्या है, सिस्टम में चार्ज हो सकता है। कई बार चार्ज का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहीं लाइन पे हो सकता है, और कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कई बार हो सकता है किसी सरफेस पे हो सकता है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कई बार किसी वॉल्यूम पे हो सकता है। या कई बार एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अलग अलग डिजाइन पार्ट हो सकते हैं, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसा नहीं है कि केवल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। वेयर देयर इज अ चार्ज देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। अगर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेट श्योर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज को हम लोग जो इनके हैं उनका स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही पहले बताया है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डिफाइन करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। जैसे कि मैं कहूं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे ई से, और यहां पर क्या कर रहा हूं कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख दूं। तो क्यू नॉट पर क्या है कि ये हाई पोलरिटी हो जाएगा, ये लो पोलरिटी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस पर एक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एफ है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कई बार क्या करा जाता है कि भाई इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि लिमिट Q टेंड्स टू 0 और F अपॉन क्यू नॉट करके लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई Q की वैल्यू जितनी कम से कम पॉसिबल हो वो आप कर दीजिए, और उस टाइम पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर आती है। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, बट मैं कह सकता हूँ कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसकी यहाँ से बात करता हूँ कि भाई क्या इसकी यूनिट आने वाली है, तो यूनिट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप ऑलरेडी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूटन पर कूलॉम रहेगी। कई बार क्या है, इसकी वैल्यू जो है वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक रिलेशन स्टेब्लिश किया जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये आगे चल के आप लोग देखेंगे कि ये वैल्यू भी रिलेशन, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी इसका रिलेशन जो है स्टेब्लिश करके दिखाया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ तो लगे हाथ में हमेशा डायमेंशन के बारे में बात करता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर डायमेंशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायमेंशन होगी, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिखनी है तो आप फोर्स की डायमेंशन लिख दीजिए, और यहाँ पर आप चार्ज की डायमेंशन लिख दीजिए। फोर्स की डायमेंशन एज यूजुअल एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर चार्ज की डायमेंशन की बात करेंगे तो ए टी हो जाएगा। ए टी का मतलब है क्यू इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं आई टी, और आई के लिए ए और टी के लिए टाइम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन निकल के आपके सामने आएगी वो आने वाली है एम एल टी माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन। कैलकुलेट करिए, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी की भी डायमेंशन को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमेशा कैलकुलेट हो जाती है बहुत ईजिली। आप कुछ चीज़ों की वैल्यूज को बस केवल बेस में याद रखिए, जैसे फोर्स है, कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन सब की वैल्यूज को याद रखिए।
और इनकी वैल्यूज को हमेशा रख के कैलकुलेट करने का ही काम करिए। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि हमारा पहला डिस्कशन मैं ये लेना चाहता हूँ कि हमारा जो है पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसका अगर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो मैं इसी प्लेस पर थोड़ा सा जो कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं आप, तो आप क्या करिए कि एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लीजिए। लेट सपोज देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q and you have to calculate electric field at point R, distance away at point P. You have to calculate electric field at point P, which is R distance away from that charge. So आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए, एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए Q0, और Q0 रखने के बाद जैसे मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ होगी, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जैसे, तो उससे क्या है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से क्या होगा, ऑल डायरेक्शंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से फैल रही होंगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से सभी डायरेक्शंस पे फैल रही होंगी बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर भी ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही होगी। तो यहीं पर कोई टेस्ट चार्ज जब रखोगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इधर की तरफ बाहर की तरफ लगेगा। इसी फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लगने वाला फोर्स कितना होगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज दैट इज Q, सेकंड चार्ज Q0, और बीच की डिस्टेंस आप लिख दीजिए R²। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P। तो आप क्या करिए, यहाँ पर पॉइंट P पर रखे हुए चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट होके आ गया है। ये Q0 क्या करिए, इधर डिवाइड कर दीजिए F/Q0। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि F/Q0 निकालने का क्या रीजन था, वहीं से आप देखिए तो ये Q/R² हो जाएगा। F/Q0 को बाय डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और इसकी डायरेक्शन अगर मैं कह देता हूँ ये A है, तो ये इसकी डायरेक्शन में कह सकता हूँ अलोंग AP, A से P की डायरेक्शन पर लिखी जाएगी। मैं अगर यहीं पर बात कर लूँ आपसे कि भाई ऐसा है कि ये R डिस्टेंस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो देखेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाएगा, और इसका ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। तो E विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इस डिस्कशन को देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा चुकी है। और ध्यान से देखिए कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक चार्ज की वजह से भी निकाल सकते हैं, तो कई बार क्या है कि हमको इस सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया जाए, दो से ज़्यादा चार्ज दे दिए जाएं, या दो चार्ज ही दे दिए जाएं, उस टाइम पर अगर तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, तो कोई बड़ी डील नहीं होगी। उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग कि कभी हमारे पास दो चार्ज, या फिर कई बार क्या है कि सिस्टम ऑफ चार्ज आपके सामने दिया हो, तो मैं जनरलाइज करके उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने कूलॉम्स लॉ में ऑलरेडी समझा और पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये थी हमारे पास एक किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कई बार क्या है, जब चार्जेस की वैल्यूज बढ़ जाती हैं और चार्जेस की वैल्यूज ज़्यादा हों, उस टाइम पर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। दो चार्ज हों या दो से ज़्यादा चार्ज हों जो कि एक सिस्टम बना रहे हों, उनकी अगर कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि खूब सारे चार्जेस हैं। एक मान लेते हैं Q1 चार्ज है, और इस पॉइंट P पर क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन Q1 से डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो ये R1 थी। इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 था, उसकी यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है। ऐसे ही तीसरा चार्ज हमारे पास Q3 था, और उसकी जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से R3 है। हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं कि ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज
या फिर दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों को ही मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करने जा रहा हूँ आपको, कि कभी भी सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आपको दिया हो या फिर कई बार दो चार्ज दिए हो, तब भी दो चार्ज दिए हो या दो से अधिक चार्ज दिए हो, तो क्या किया जा सकता है कि उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें, तो Q1 की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखें तो उधर की तरफ जाएगा। Q2 की वजह से अगर इन सब चार्जेस को मैं क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिव मान लूँ, लेट Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड सो ऑन ऐसे मान लेते हैं। n नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव हों तो उनसे जो डायरेक्शंस हैं वो जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन ऐसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। Q3 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे Q4 की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये हो जाएगी E4 और ये हो जाएगी E3। ऐसे ही मान लेते हैं कोई nth नंबर का कोई चार्ज है, Qn लिख दिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो En ऐसे करके लिखी जा सकती है उसकी डायरेक्शन। तो हम अगर मैं कहूँ कि भाई इस पॉइंट पर मैं कहूँ कि वेक्टोरियली सम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ रही है, उन सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, उनका वेक्टर समेशन लिया जा सकता है। तो वेक्टर समेशन लेना चाहे तो आप वेक्टर समेशन के लिए वेक्टर लॉस जो लगते हैं उन्हीं लॉस के हिसाब से ही हो जाएगा। तो जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम लिख सकते हैं E नेट विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1, E2, E3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जाते हुए हम लोग En तक वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर भाई फर्स्ट जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसकी कैलकुलेशन की बात करें, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 अपॉन ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पर R1 कैप लिख सकता हूँ, और इसके बाद मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, और यहाँ पे मैं R2 कैप लिख सकता हूँ। इन द सेम वे मैं चलता चला जाऊँगा और लिखूंगा क्या, 1/4πε0 Qn अपॉन Rn, और यहाँ पे Rn कैप लिख देंगे। तो इसको बहुत ही इजी वे में आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ से जितना भी आपको जो कैलकुलेशन में चीज़ें वापस मिल रही हैं उनको आप कॉमन कर लीजिए। 1/4πε0 ये कॉमन हो जाएगा, तो ये Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और R1 के ऊपर कैप लगाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, और यहाँ पे R2 के ऊपर कैप लगा के इन द सिमिलर फॉर्मेट पे आप Qn तक जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे Rn, और ये Rn के ऊपर कैप लगा देंगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास इनका एक प्रॉपर समेशन ऑर्डर में चल रहा है। इस ऑर्डर को अगर मैं समेशन के फॉर्मेट में लिख दूँ तो थोड़ा सा स्टार्ट करके मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ तो आप देखिए बहुत ही ईजी वे में यहाँ से मैं इनिशिएटर I1 से स्टार्ट करके और N तक लेके जाता हूँ, और मैं कहता हूँ क्या हूँ कि ये भाई Qi है और ये क्या है Ri है, उसका स्क्वायर है, और Ri के ऊपर यहाँ पे कैप लगा दिया है। आप क्या करिए, I की वैल्यू 1 डालिए, फिर I की वैल्यू 2 डालिए, फिर I की वैल्यू 3 डालिए, और I की वैल्यू 4 डालिए, सिक्वेंशियली डालते जाइए, और ऑपरेटर जो एडिशन का ऑपरेटर लगा हुआ है इस ऑपरेटर को अप्लाई करते चले जाइए। मतलब पहली I की वैल्यू 1 डालेंगे और प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, प्लस ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इन द सेम वे आप इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, और ये वेक्टर एडिशन से निकलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है कि एक सिस्टम ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी कैलकुलेशन हो गई है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, और यूं कहें कि सुपरपोजिशन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज, उनका सबका वेक्टर समेशनों के रिजल्ट ये आता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा है कि कभी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, या पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कभी
दूसरे मीडियम पर कभी अगर आ जाए, ऐसा कभी देखने को कई बार मिल जाता है कि भाई दूसरा मीडियम भी हमारे सामने आ जाता है, एक मीडियम के अलावा दूसरा मीडियम भी आ जाता है, दूसरा मीडियम आ जाता है, तो फिर हम लोग कई बार स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कह देते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कभी भी किसी मीडियम की वजह से होती है उसको हम लोग ई के कह देते हैं या फिर नॉर्मली ई कह देते हैं। तो उनके बीच में कैसे रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हैं उनके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देना चाहूँगा आपके पास। ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये कंप्लीट हो चुका है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ये जो है आप लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब अगर मैं डिस्कशन को इस तरीके से आगे लेके चलता हूँ जिसमें क्या किया जा रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और मैं कह रहा था भाई ये पॉइंट चार्ज है, ऐसा बहुत छोटा सा डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूँ। और पॉइंट आर डिस्टेंस पर अगर मैं तुमसे कह रहा था पॉइंट पी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो खेल खेल में आप लोग हमेशा निकालते रहते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये यहाँ पे एयर है तो यहाँ पर इसलिए इसको ई नॉट कह सकते हो, ठीक है ना। कभी भी अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एयर की जगह कोई मीडियम हो जाता है, एयर की जगह जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ एयर नहीं है अभी। अब क्या है, कोई एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अभी क्या है, यहाँ पर मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होती, होती, लेकिन क्या वैल्यू होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती। अब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन स्टेब्लिश होगा, तो बहुत इजी सा है, आप क्या करिए इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए और फिर एक बार डिवाइड कर दीजिए और फिर इसके बाद इसको आप मेमोराइज रखेंगे तो एक बार याद रहेगा कि कैसे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन स्टेब्लिश की जाती है। दोनों को आप डिवाइड करिए तो देखिए यहाँ से जो कटने वाली चीजें हैं वो सब कट जाएंगी, केवल के को छोड़ देंगी, तो ई नॉट अपॉन ई दैट इज इक्वल टू 1/1, और बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हुए रिजल्ट निकालेंगे तो k/1। तो ई नॉट अपॉन जो ई आने वाला है वो आपके सामने देखिए क्या आ रहा है, के। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आप अगर कहूँ कि यहाँ से बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आप देख सकते हैं क्या होगी, ई नॉट अपॉन के होगी। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कदार कहा जा सकता है कि भाई फोर्स कभी भी देखा जाए तो फोर्स में भी यही चीज़ रिलेशन निकल के आती है इन द सेम फॉर्मेट में, कि फोर्स कहीं अगर रखा हुआ है किन्हीं दो के बीच में, अगर मैं बात कर लेता हूँ जब एयर है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज ये क्यू रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं क्यू नॉट है, और बीच में जब एयर है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ नॉट हो जाएगा, तो वो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस आर है अगर, तो वो आर स्क्वायर हो जाती है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन में एयर ना हटा के यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है जिसकी वैल्यू के है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है, वो एफ की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करके बच्चे वैसे ही कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं जैसे अभी पहले किया इन्होंने। क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ अपॉन एफ नॉट दैट विल बी इक्वल टू के। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एफ अपॉन ये एफ नॉट अपॉन एफ, यहाँ से एफ की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट अपॉन के, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी ई नॉट अपॉन के। तो कई बार क्या है कि इनका डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें तो अब आप इसके बाद इसका बढ़िया से पार्ट का जो है बेसिक पार्ट का जो है अब अप्लाई करिए वहाँ पर, तो आपको कोई इश्यू नहीं रहेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ ऐसे बीच बीच में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ जिनका यूज़ आप डायरेक्टली आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, और नहीं है तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिमाग में रख सकते हैं ताकि जल्दी से डिवाइड करके इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मेनली इस डिस्कशन का ये पॉइंट था कि कई बार क्या होता है डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करके आपके सामने थोड़ी सी वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई ऐसा है कि थोड़ा सा जो है इजी वे में ना कर जाए, थोड़ा सा उलझाया जाए। फिजिक्स तो वैसे ही जानते हैं आप, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको उलझाएगी, कहीं छोटा छोटा अपना 11 का पार्ट इंट्रोड्यूस कर देगी, कहीं अपने में ही खुद में एप्लीकेशन पार्ट इंट्रोड्यूस कर देगी,
या फिर कई बार क्या हो जाएगा कि कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाने की कोशिश करती है फिजिक्स। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा स्मार्ट बने रहिए, तो ये आपको कभी परेशान नहीं करेगी और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर आपको ये चेक करने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं कि भाई हमने बात कर ली किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी सिस्टम चार्ज की वजह से, है ना। कई बार सिस्टम रखा हुआ है या कई बार ऐसा हुआ कि कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की कैलकुलेट हो गई। लेकिन अगर मैं तुमसे बात कर लूँ कि भाई ऐसा है कि अगर कभी भी तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए जबकि आपको चार्ज इस तरीके से दिया हो जो कि लीनियरली कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मैं बात करने जा रहा हूं ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक जो है लीनियर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं अगर देखता हूं कि भाई ऐसा है कि सिमिलरली अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन करूं तो मैं बात कर सकता हूं कि किसी लाइन पर अगर जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो इस तरह से इसमें Q चार्ज को अगर L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L आ जाती है। ऐसे ही इसमें कई बार क्या हो जाता है, छोटी सी डिफरेंशियल लेंथ ले लेते हैं dx और अगर इसी में कह देते हैं dq चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पे dq/dl लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, और इसकी यूनिट आपको सामने ही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कूलम पर मीटर। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बट घबराने की जरूरत तो नहीं है, बट कई बार क्या हो सकता है कि जब हम लोग क्या करें कि यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने की बात कर लेता है। मान लेते हैं ये ऐसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या जिसमें से इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये बताता है कि यहाँ पर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं हमने कोई छोटा सा डिफरेंशियल जो है एक पॉइंट ले लिया है दैट इज dx। इस dx पॉइंट पर क्या है कि इस जगह पर छोटा सा dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं अगर तुमसे यहाँ से बात करूँ कि यहाँ से इसकी पोजीशन की बात कर लें तो ये पोजीशन अगर r1 है और मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट P पर इस लाइन चार्ज की वजह से ये ओरिजिन है भाई और ये एक्स वाई एक्सेस हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर इसका r1 है, यहाँ पॉइंट P है जो उस जगह पर अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2 है। अब कई बार क्या हो सकता है कि मैं इसकी बात अगर करता हूँ तो ये r21 लिख दिया जाता है। अगर मैं देखूँ कि भाई ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसमें क्या है कि और रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो आप भाई वो ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए तो r1 प्लस r21 दैट विल बी इक्वल्स टू r2। यहाँ से r21 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप अपने सामने आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएंगी r21 की दैट विल बी r2 माइनस r1। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 ये सब्ट्रैक्ट करके r21 निकाल सकते हैं। मतलब मैं कह रहा था कि यहाँ पर क्या है कि भाई ऐसा है कि इस जगह पर कोई चार्ज dq रखा हुआ है, क्यों, पूरा लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से dq चार्ज की वजह से dx डिस्टेंस पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कैसे करते हैं, इसको करना बहुत ही आसान है और इसी तरीके की सारी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि क्या है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब चार्ज एक कहीं पॉइंट पर लोकेटेड नहीं है, किसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो मैं बात कर लेता हूँ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो यहाँ पर आप देख लो कि इसकी वजह से पोजीशन वेक्टर आपने निकाल रखी है। अब पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ कि आप क्या करिए, सिंपल एक कैलकुलेशन करिए कि जो डिस्टेंस आपको पता चल गई है, आप क्या करो यहाँ पर एक रख दो टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज पे निकाल लो फोर्स। जैसे ही फोर्स वो कैलकुलेट होके आ जाए तो आप क्या कर सकते हो कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ P2 है, ये सॉरी जो P रखा है पोजीशन, वहाँ पर क्या एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए, तो उसकी वजह से इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि पहला चार्ज क्या रखेंगे तो दैट इज dq, दूसरा चार्ज क्या रखेंगे
दैट इज क्यू नॉट, और बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात करेंगे तो R21 और उसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि नहीं भाई ऐसा है कि यार इसमें क्या करिए कि इसको आप क्या करिए इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखते हैं क्या है एफ अपॉन क्यू नॉट आ गया, यही तो हमें चाहिए था। किस वजह से, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा डी क्यू। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो R21 और ये R21 का नीचे का जो रहेगा ये जो है स्क्वायर रहेगा। अब ये भाई एक किसी पर्टिकुलर पोर्शन की वजह से इस पर फोर्स हो गया। मैं अगर तुमसे कहूं कि नहीं भाई हमें पूरा का पूरा फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप अगर पूरा फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ले लीजिए, ताकि क्या हो जाएगी लाइन, पूरी लाइन के लिए इसी तरीके से छोटे 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 dx लेके और लीनियर चार्ट में लीनियर इंटीग्रेशन इसका कर दिया जाए। और अब आप देखें कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, डी क्यू की रखनी पड़ेगी। तो डी क्यू की अगर वैल्यू रखने की अगर बात आ जाती है तो आप क्या करिए बस वही इक्वेशन जो ऊपर मैंने बताई थी आप इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करने चलें तो आप देखिए क्या करिए, आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, या फिर यूं कहें कि ये वैल्यू हो जाती है डी क्यू अपॉन डी एक्स कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि वैल्यू निकाल के बताइए आप, तो वैल्यू क्या निकलने वाली है, अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो आपके सामने देखिए क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी क्यू बाई एल था, टोटल का टोटल लेंथ अगर थी एल, तो मैं कर रहा हूँ क्या केवल इसका और इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ बस, और क्या जरूरत है हमें। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, और यहाँ से आप क्या करो डी क्यू निकाल लो, तो ये डी क्यू क्या निकल के आएगा लैम्डा डी एक्स, ठीक है ना। हैव सम पेशेंस, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आप क्या करिए डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही आप डी क्यू की वैल्यू इस जगह पे प्लेस करते हैं तो आपके सामने देखिए नज़ारा कुछ और ही होगा। क्या होगा, इसकी जगह हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, और ये आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ चुका है इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स अपॉन ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू को अगर आप और स्मार्टली लिखना चाहें तो R21 की ये वैल्यू डाल सकते हैं। R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R21 की वैल्यू R2 माइनस R1, और इन वेक्टर्स का क्या हो रहा है स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ R21 के ऊपर कैप लगा दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल के आ जाएगी, जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कई बार लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकल के आई है। अभी ये इसी तरीके से सरफेस का, इसी तरीके से वॉल्यूम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं बिल्कुल डीप में आपके साथ इस तरीके की डिस्कशन करता रहता हूँ। तो यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए एक हमारे पास अगला जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है जबकि ये चार्ज जो है वो किस पे, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साथ पे इसका क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरे की पूरे चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे। और जैसे जैसे हम इस लेंथ में आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो जैसे जैसे हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल के साथ साथ हमारा जो चैनल एक है वो है टेलीग्राम का चैनल, उसको भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर आप हमसे कई बार क्वेश्चंस कर सकते हैं, साथ में कई बार डिस्कशन कर सकते हैं हमसे, और अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो क्वेरीज भी सॉल्व करने के लिए डाल सकते हैं हम लोग। और साथ में आप जो है वहाँ पर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए सीट्स होती हैं वो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो अपनी स्टडी को आप ऐसे लॉकडाउन में भी, ऐसी सिचुएशन में भी आप पूरी तरीके से अपने घर पे बैठ के आराम से कॉन्टिन्यूसली इसको जो है कैरी ऑन कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि भाई ऐसा है कि जब हमारा जो है चार्ज को क्या करा गया है, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो आइए हम लोग करते क्या है कि चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये ऐसा है कि पूरा का पूरा चार्ज था हमारा, इस चार्ज को हम लोगों ने क्या किया है, इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
आइए मैं मान लेता हूँ कि सरफेस जो है ना, ये इसका एरिया मान लेते हैं ए था, और इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वह क्यू था। लेकिन ऐसा है कि जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूसली सरफेस नहीं ले लेंगे। करेंगे क्या कि ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट ओरिजिन से चलना स्टार्ट किए और किसी जगह पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया ले लिया। वो डिफरेंशियल एरिया कितना था, डी का, और उस डिफरेंशियल एरिया पर मैं कहूँगी चार्ज कितना था, तो आप कहोगे वो डी क्यू का चार्ज था। तो यहाँ से इसकी अगर पोजीशन की बात करें तो वो R1 पोजीशन मान लो। तो सिमिलरली हम लोग को करना क्या है, यहाँ इस पॉइंट P पर जो है हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जबकि इस पॉइंट P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो R2 है। मैं अगर कहूँ ये पॉइंट जो है R1 है R2, अगर इसकी बात करते हैं तो ये R21 लिखूँ। R21 कैन बी कैलकुलेटेड बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उससे कैलकुलेट कर लीजिए। R1 और R21 मिलके क्या कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं आपको R2। यहाँ से R21 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, R2 माइनस ऑफ R1। इसकी वैल्यू जहाँ कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बट उससे पहले मैं कहूँ कि सिंपली अगर मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट चार्ज या सॉरी जो चार्ज रखा हुआ है DQ, जो भी चार्ज है वैसे तो पूरा का पूरा एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, बट DQ अभी फाइनली अगर मैं कहूँ कि छोटा सा डिफरेंशियल चार्ज जो कभी फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चेक करना तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख लेता हूँ Q0 और चेक कर लेता हूँ कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो वही फोर्स जो है बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे और फोर्स कैलकुलेशन पर चलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी DQ, और क्या हो जाएगा Q0 अपॉन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R21 और इसका क्या हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। ये डिफरेंशियल फोर्स जो लग रहा होगा इसकी वजह से लग रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर DF लिख दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक डिफरेंशियल फोर्स केवल इस इतने ब्लॉक की वजह से लग रहा है। अब मैं अगर पूरी की पूरी सीट की वजह से क्वेश्चन पे चाहूँगा कि ये पूरे एरिया की वजह से यहाँ पर अगर देखना चाहूँगी कितना फोर्स लग रहा है, तो ये इंटीग्रेट होके F हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ से हम लोग Q0 को बाहर निकाल लेंगे और ये इंटीग्रेशन DQ अपॉन R21 के ऊपर क्या लगा दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा का पूरा इस एरिया का इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे इस पूरे एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो आइए जो मैं बात कर देता हूँ कि अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो पूरा का पूरा चार्ज इस पूरे के पूरे एरिया A में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर छोटे से पोर्शन की बात करें तो DQ जो चार्ज है वो DA एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं केवल अभी फिलहाल इसकी बात करूंगा, जब यहाँ पे जरूरत इसकी पड़ेगी तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि DQ निकालो भाई, तो सिग्मा DQ अपॉन DA करके यहाँ से DQ की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बता दीजिए, जिसका हमें अभी जरूरत है सिग्मा DA। इसकी वैल्यू को क्या करिए आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ताकि क्या हो कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो पाए। और ये Q0 जो है ना यहाँ पर ये जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर डिवाइड करिए और फाइनली रिजल्ट तो देखिए तो कितना प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन अगर DQ की बात करने जा रहे हैं तो DQ की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा DA और डिवाइड कर देंगे क्या R21 और उसका V स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ आपसे कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन है F/Q0, तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो बन के आ जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन के आ जाएगी। और हम लोग जो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से E की वैल्यू जो निकलने वाली है वो किसी पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन जो कह सकते हैं सिग्मा DA लिखेंगे और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे R21 का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R21 के ऊपर कैप। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए R21 की कैप लगाई है मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से यहाँ पर सरफेस की वजह से जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पर वो कैलकुलेट होके आ जाती है। तो फाइनल अगर डिस्कशन को अगर मैं लास्ट तक लेके जाऊं, और लास्ट में डिस्कशन पर एक हमारे पास एक और पॉइंट बनता है, किसी पॉइंट को क्यों छोड़ा जाए।
तो बात कर लेते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने बात कर ली, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से बात कर ली, साथ में ही हम लोगों ने बात कर ली किसकी वजह से, जबकि कई बार सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से सुपरपोजिशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, कई बार पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था वो उसकी बात कर ली, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जबकि वेरिएशन की बात कर ली, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वहां पर इंट्रोडक्शन किया हुआ था। अब हम लोग बात जो करना चाह रहे हैं आपसे वो ये बात करना चाह रहे हैं कि सरफेस की लीनियर की बात कर ली, जब कभी चार्ज को क्या हो सकता है कि सॉलिड पोर्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कई बार जो है सॉलिड पोर्शन पर जो है डिस्ट्रीब्यूट जब कर दिया जाता है तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। तो ये एक्सप्रेशन कई बार बच्चों को थोड़ा टफ लगने लगते हैं, जबकि इन पे कुछ है नहीं, ऐसा बहुत नॉर्मल सा डिस्कशन है। मैं बताऊं आपको, केवल बेसिक इसकी डेफिनेशन पर चलिए कि रिजल्ट बेसिकली क्या कैसे कैलकुलेट करना है, आप केवल और केवल इसके बेसिक डिस्कशन पर जाइए। और बेसिक डिस्कशन पर अगर हम जानने की बात करें तो बेसिक डिस्कशन पर अगर हम लोग बात करें कि बिल्कुल बेसिक डिस्कशन इसका क्या होगा, वो ये होगा कि भाई हमको मान लेते हैं कि किसी जब हम लोग की बात कर रहे हैं कि हमें कभी निकालना है उसकी वैल्यू, जबकि यहाँ पर हमें एक किसी वॉल्यूम पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके अगर हमें दिया गया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक छोटा सा डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। अभी तक जैसे कंसीडर करते थे इसका वॉल्यूम मान लेंगे dv और इस पर जो चार्ज मान लेंगे वो dq, और यहाँ पर वैसे तो पूरा का पूरा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन यहाँ पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड था उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर अगर तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो तो ये बहुत ही आसान बात है। यहाँ से इस पॉइंट जो डिफरेंशियल चार्ज वाली जो पॉइंट की बात कर रहे थे, वो डिफरेंशियल चार्ज वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू इस तरीके से दी हुई है कि हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर जो एक डिफरेंशियल जो है चार्ज को कंसीडर कर लिया है। ये डिफरेंशियल चार्ज क्या बता रहा है कि dq चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने प्लेस पर। तो अभी मैं अगर तुमसे बात करूं कि भाई ऐसा है कि इसकी वैल्यू को r1 मान लो और इसकी पोजीशन वेक्टर जो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसको आप r2 मान लो, और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को r21 मान लो। तो अगर मैं कहूँ कि ये पोजीशन वेक्टर O है, यहाँ से इस चार्ज से P की तरफ जो डायरेक्शन वेक्टर है वो दिया हुआ है r21, यहाँ से पोजीशन वेक्टर P का r2 है, तो वही सिमिलर पोजीशन जो करते हैं हम लोग r1 और प्लस r21 दैट विल बी इक्वल्स टू द रिजल्टेंट ऑफ r2, और यहाँ से आप क्या करिए r21 की वैल्यू निकाल लीजिए। r21 अगर निकालने चले तो r2 माइनस r1, ये जहाँ कहीं पे भी नीडेड होगा आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर तुमसे कहूँ कि भाई फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0 एज यूजुअल, और उस पर लगने वाले जो है डिफरेंशियल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1/4πε0 जो रखा हुआ चार्ज है दैट इज dq, और Q0 अपॉन जो इसके बीच की डिस्टेंस है दैट इज r21, और इसका मॉड का आप स्क्वायर कर लीजिए। अगर ये कहूँ कि डिफरेंशियल फोर्स है तो इसकी वजह से नेट फोर्स अगर टोटल की टोटल निकालना चाहें तो इसी पोर्शन का आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ आपको, तो ये df हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लीजिए और Q0 भी वहाँ निकल आएगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये dq अपॉन r21 की वैल्यू भी लिख के इस बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा। ये वैल्यू देखिए ऐसे आ गई, और कई बार ऐसा भी लिखा हो r21 के ऊपर कैप ऐसे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर बात कर लूँ आपसे कि भाई ऐसा है कि ये पूरा का पूरा फोर्स जो F लगेगा इसकी वजह से यहाँ पर F लगेगा, जो वो Q0 जो है इधर डिवाइड अगर कर दूँ तो ये F अपॉन Q0 हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ से इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम dq अपॉन जो कुछ लिखा हुआ वैसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आपने करना क्या है कि इस जगह पर वैल्यू बस प्लॉट कर देना है। तो कई बार अब इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, करना ये होता है कि तीसरे तरह की चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर दी हुई है वो यहाँ पर क्या है, रो से मानते हैं दैट विल बी dq अपॉन dv, और या फिर क्या है पूरा का पूरा चार्ज q है वो अगर मैं कहूँ कि v वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है तो कई बार इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इतनी ही एक्सप्रेशन का यूज करके आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी रो डी वी। और यहाँ पर अगर डी क्यू की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन जो एफ अपॉन क्यू नॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। और आपके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाली है उसमें से 1/4πε0 ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो कई बार क्या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपसे ये कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये कोई एक फंक्शन दिया होगा v के फॉर्मेट में, आप यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू लिख सकते हैं। R21 का मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ। ये कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है कि R21 के ऊपर कैप है, और इस तरीके से ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मैंने इसके कैलकुलेशंस पार्ट को किए हैं। और कैलकुलेशन पार्ट में हर बार एक चीज़ कॉमन रही कि शुरू में जो बताई गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी वो लास्ट तक काम आती रही हमारे। और इसीलिए कहते हैं कि डेफिनेशन पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझिए, और लगातार जो मैं यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी यहीं पे करना चाहूँगा कि अपने साथ किसी न किसी एक ऐसे बंदे को जरूर ये बात शेयर कीजिए जिससे कि उसकी हेल्प हो सके, उसको मदद मिल सके। तो उसको आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, और साथ में ये शेयर करते रहिए चैनल, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।